नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने पेटेंट संशोधन नियम 2023 का मसौदा जारी किया। नासा का ओसिरिस रेक्स कैप्सूल बेन्नु क्षुद्रग्रह से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस लौटा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें जारी की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद ने संधारणीयता संचालित गैर प्रशुल्क उपाय भारत के विदेश व्यापार के साथ जोखिम का आकलन नाम से रिपोर्ट जारी की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैव विविधता और संरक्षण के बारे में। इसी संबंध में इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन को 1991 में इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन के रूप में स्थापित किया गया था। वर्तमान में IRF यानी इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन सभी 5 जीवित गेंडा प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत और नेपाल में एक सींग वाले गेंडों की आबादी लगातार बढ़ रही है। इन्हें भारतीय गेंडा भी कहा जाता है। इनकी आबादी बढ़ने के कई कारण हैं। संरक्षण के लिए बेहतर उपाय किए जा रहे हैं। वन्य जीव अपराध से जुड़े कानूनों का प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन किया जा रहा है और पर्यावास स्थानों का विस्तार हुआ है। लगातार अवैध शिकार के बावजूद भी काले गेंडों की आबादी बढ़ रही है और सफेद गेंडों तथा सुमात्रन गेंडों की आबादी कम हो रही है। गेंडों के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया में गेंडों की 5 प्रजातियां हैं। इसमें से 3 प्रजातियां एशिया में पाई जाती हैं। ये है सुमात्रन गेंडा, जावा और भारतीय गेंडा। एशियाई गेंडे अच्छे तैराक होते हैं और नदियों को आसानी से पार कर लेते हैं। भारतीय गेंडा सभी गेंडा प्रजातियों में सबसे बड़ा है। भारतीय गेंडे भारत में असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। भारतीय गेंडा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। हालांकि भारतीय गेंडे के समक्ष कई संकट भी हैं, जैसे कि पर्यावास स्थल समाप्त हो रहे हैं। इसके अलावा सींग के लिए गेंडों का अवैध शिकार किया जा रहा है। ये जलवायु परिवर्तन से भी प्रभावित हो रहे हैं और इसी संबंध में गेंडों को संरक्षित करने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि भारतीय गेंडों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गेंडा संरक्षण रणनीति 2019 घोषित की गई है। एशियाई गेंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019 जारी किया गया। इंडियन राइनो विजन 2020 लॉन्च किया गया। ये गेंडों की आबादी बढ़ाने के लिए असम वन विभाग, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया यानी WWF इंडिया और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन का एक संयुक्त कार्यक्रम है। और आइए अब जानते हैं गेंडों की 5 प्रजातियों के बारे में और IUCN में उनकी स्थिति क्या है इस बारे में। सफेद गेंडा, जिसका वैज्ञानिक नाम सीराटोथेरियम सिमम है, IUCN में इसकी स्थिति नियर थ्रेटेंड की है। दूसरा है एक सींग वाला विशाल गेंडा, इसे राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस कहा जाता है। IUCN में इसकी स्थिति वल्नरेबल की है। काला गेंडा, जिसे डिसेरोस बाइकॉर्निस कहा जाता है, IUCN में इसकी स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड की है। चौथा प्रकार है जावा गेंडा का, इसे राइनोसेरोस सुंडाइकस कहा जाता है। IUCN में इसकी स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड की है। वहीं सुमात्रन गेंडा, जिसे डिसेरोराइनस सुमात्रेंसिस कहा जाता है, ये भी IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की सूची में शामिल है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने पेटेंट संशोधन नियम 2023 का मसौदा जारी किया है। ये मसौदा नियम 1970 के पेटेंट अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं। ये मसौदा नियम पेटेंट नियम 2003 में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं। पेटेंट नियम 2003 भारत में पेटेंट गवर्नेंस प्रणाली का आधार निर्मित करते हैं। दरअसल पेटेंट किसी आविष्कारक को सरकार द्वारा प्रदान किया गया अनन्य अधिकार होता है। इसके तहत आविष्कारक को अपने उत्पाद के विवरण का खुलासा करना होता है। इसके बदले में कोई भी और व्यक्ति निर्धारित समय के लिए उस उत्पाद का निर्माण, उपयोग या फिर विक्रय नहीं कर सकता है। ये अनन्य अधिकार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाला पेटेंट डिजाइन और व्यापक चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय प्रदान करता है। इस मसौदा नियम के प्रमुख प्रावधानों में ये कहा गया है कि शुल्क प्री ग्रांट अपोजिशन यानी PGO फाइलिंग पर डायनेमिक शुल्क लागू किया जाएगा, जो कि पहले निःशुल्क था। PGO यानी प्री ग्रांट अपोजिशन को पेटेंट के प्रकाशन
अनुमोदन के बाद, लेकिन इसके अनुमोदन से पहले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुमोदन का विरोध करने के लिए दायर किया जाता है। पीजीओ फाइलिंग किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। अब इसे CGPDTM निर्धारित करेगा। CGPDTM यानी पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय। नोटिस की समय सीमा। आवेदकों के लिए पीजीओ पर नोटिस का जवाब देने की समय सीमा को 3 माह से घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। इसके अलावा परीक्षण के लिए अनुरोध दाखिल करने की समय सीमा को 48 महीने से घटाकर 31 महीने कर दिया गया है। ये पेटेंट की जांच करने की पूर्व शर्त है। और वर्किंग स्टेटमेंट 3 साल में एक बार प्रस्तुत करना जरूरी होगा। वर्किंग स्टेटमेंट पेटेंट धारकों द्वारा उनके पेटेंट के बारे में प्रस्तुत किया गया वार्षिक विवरण होता है। पेटेंट किए गए उत्पाद के विनिर्माण स्थल और कीमत का खुलासा करना अब आवश्यक नहीं होगा। हालांकि मसौदा नियमों से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी से संबंधित मुद्दे। इसके अलावा पीजीओ दाखिल करने वाले संगठनों पर वित्तीय बोझ पड़ेगा, क्योंकि पहले ये निःशुल्क था और अब इस पर चार्जेस लागू हो गए हैं। इसके अलावा एकाधिकार का सृजन होगा और दवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी। अगला टॉपिक है अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित। नासा का ओसिरिस रेक्स कैप्सूल बेनू क्षुद्रग्रह से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस लौटा। ओसिरिस रेक्स यानी ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर मिशन, इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। ये पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रह बेनू का पर्यवेक्षण करने वाला नासा का पहला मिशन है। अक्टूबर 2020 में ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने क्षुद्रग्रह बेनू से धूल और कंकड़ के नमूने एकत्र किए थे। क्षुद्रग्रह ऐसे चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वे 4.6 अरब वर्ष पूर्व निर्मित सौर मंडल के अवशेष हैं। इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रहों से बहुत अधिक छोटे होते हैं। बेनू एक बी प्रकार का क्षुद्रग्रह है, यानी कि ये महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन और कई अन्य खनिज धारित करता है। इसलिए ये इस पर आपतित होने वाले प्रकाश का केवल 4% ही परावर्तित करता है। इसकी तुलना में पृथ्वी लगभग 30% और शुक्र लगभग 65% प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। बेनू सौर मंडल के निर्माण के शुरुआती 10 मिलियन वर्षों में बना था। अरबों वर्षों के बाद भी इसमें बहुत अधिक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी सतह के नीचे सौरमंडल की उत्पत्ति के समय के रसायन और चट्टानें मौजूद हैं। क्षुद्रग्रह से प्राप्त सैंपल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे पृथ्वी के निर्माण के साथ साथ कार्बनिक पदार्थों तथा जल की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि कार्बनिक पदार्थों तथा जल की उत्पत्ति से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। ये संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रहों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे संपूर्ण मानव जगत का कल्याण होगा। क्षुद्रग्रह या धूमकेतु के सैंपल पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किए गए अन्य मिशन हैं। इसमें स्टारडस्ट अंतरिक्ष यान धूमकेतु की धूल के नमूने लाया था। जापान का हायाबुसा 2 मिशन क्षुद्रग्रह रयुगी से सैंपल एकत्र करके पृथ्वी पर वापस लाया था। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला जापान दूसरा देश है, जबकि अमेरिका पहला देश है। अगली खबर संचार एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें जारी की। NATEM क्षेत्र में संचार और डेटा ट्रांसमिशन के लिए अलग अलग हार्डवेयर के उत्पादन को शामिल किया जाता है। इनमें राउटर, मॉडेम, टर्मिनल, एंटीना, केबल जैसे कुछ मुख्य उपकरण शामिल हैं। नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण विनिर्माण यानी NATEM क्षेत्र के समक्ष कई प्रमुख चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है उच्च लागत की। आयात के लिए अग्रिम भुगतान करना होता है और सीमा शुल्क ने उच्च लागतें कर दी हैं। इसके अलावा आयात को वरीयता दी जाती है। इस क्षेत्र में पहले से काबिज ग्लोबल वेंडर्स या फिर मूल उपकरण विनिर्माताओं को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं चीन, वियतनाम जैसे देशों के विनिर्माताओं की तुलना में भारत के विनिर्माताओं को ज्यादा लागत का वहन करना पड़ता है और इस तरह से उन्हें सापेक्ष लागत हानि होती है। आपूर्ति श्रृंखला की समस्या भी जारी है, क्योंकि सिलिकॉन आधारित घटकों की ऑन डिमांड आपूर्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है और बाजार तक पहुंच में भी समस्या है। प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसके लिए मुख्य सिफारिशें ये हैं। इसके लिए ट्राई ने मुख्य सिफारिशें की हैं कि सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत 1000 करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी के साथ एक समर्पित दूरसंचार सॉफ्टवेयर विकास कोष स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक सहवर्ती उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी कनकरेंट PLI योजना शुरू की जानी चाहिए। ये
परियोजना सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए उपकरण घटकों या सब असेंबली विनिर्माण पर केंद्रित होनी चाहिए। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्वदेशी रूप से निर्मित उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसके लिए वार्षिक निवल आधार पर उनके एप्लीकेबल ग्रॉस रेवेन्यू को कम किया जाना चाहिए। एप्लीकेबल ग्रॉस रेवेन्यू दूरसंचार कंपनियों द्वारा अर्जित सभी गैर दूरसंचार राजस्व को उनके सकल राजस्व में से घटाकर प्राप्त किया जाता है। एप्लीकेबल ग्रॉस रेवेन्यू कम होने से लाइसेंस शुल्क भी कम देना होगा। स्वदेशी उपकरणों के निर्यातकों को समर्थन देने के लिए निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं का उदारीकरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा ब्याज छूट देने के लिए एक डॉटर फंड बनाया जाना चाहिए। बौद्धिक संपदा अधिकार धारित कंपनियों को कर राहत प्रदान की जानी चाहिए और फंड ऑफ फंड्स जो वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ मिलकर फंड बनाने का कार्य करता है उसे डॉटर फंड्स के नाम से जाना जाता है। ये नई तकनीक विकसित करने वाली कंपनियों को जोखिम पूंजी प्रदान करता है। ऑफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग आदि पर आधारित ऑटोमेशन उपकरण विकसित किए जाने चाहिए। साथ ही और भी अन्य सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि कौशल विकास पर बल देना चाहिए और भारत को रिपेयर हब के रूप में विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। भारत में नेटम क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वैश्विक दूरसंचार उपकरण बाजार में भारत का योगदान केवल 1.4 से 1.5% है। भारत के दूरसंचार उपकरणों के आयात का 67% से ज्यादा केवल कुछ पूर्वी एशियाई देशों से आता है। तो अब भारत के लिए आवश्यक ये है कि भारत को 5G और क्लाउड कंप्यूटिंग को अपनाना चाहिए। डेटा सेंटर या एज डेटा सेंटर स्थापित किए जाने चाहिए। जियो नेविगेशन तकनीक पर निर्भर दूरसंचार उपकरणों को बढ़ावा देना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। टीबी यानी क्षय रोग, तपेदिक, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। ये मुख्य तौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक दुनिया की लगभग 1/4 आबादी टीबी से संक्रमित है। भारत में प्रत्येक 1000 में से 3 व्यक्तियों को सक्रिय टीबी रोग है। सतत विकास लक्ष्यों में 2030 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य 2025 तक देश से टीबी को समाप्त करना है। इसके अंतर्गत निक्षय मित्र उन सभी उपचाराधीन टीबी रोगियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे जिन्होंने चयनित स्वास्थ्य केंद्रों में सहायता के लिए सहमति दी है। रिपोर्ट के मुख्य अवलोकनों में ये कहा गया है कि बेसिल कैलमेट गुएरिन का टीका उन किशोरों और वयस्कों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता है जिनमें टीबी रोग विकसित होने का खतरा ज्यादा है। टीबी रोग के संचरण को रोकने के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट को रोगाणुओं से मुक्त करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत केवल निक्षय अडॉप्शन मॉडल को बीमारी से निपटने का मुख्य आधार नहीं माना जा सकता है। इसीलिए इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि BCG की प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए शोध कार्यक्रम में तेजी लानी चाहिए। साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पुनः संयोजक BCG टीके की बूस्टर खुराक देने पर विचार करना चाहिए। निक्षय मित्रों के लिए एक पारदर्शी एवं कठोर चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा उनकी जिम्मेदारियों के निष्ठापूर्ण निर्वहन के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र भी स्थापित करना चाहिए। टीबी पर नियंत्रण करने के लिए कुछ पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे कि निक्षय पोर्टल। ये एक राष्ट्रीय टीबी सूचना प्रणाली है जो टीबी रोगियों की जानकारी को प्रबंधित करने के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा फाइंड, ट्रीट ऑल एंड टीबी, ये WHO स्टॉप टीबी पार्टनरशिप और ग्लोबल फंड की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य टीबी से पीड़ित 40 मिलियन लोगों की जांच, उपचार और रिपोर्टिंग करना है। इसके अलावा मॉस्को घोषणा पत्र 2017 अपनाया गया है। अगली खबर पर्यावरण से जुड़ी हुई है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद ने संधारणीयता संचालित गैर प्रशुल्क उपाय भारत के विदेश व्यापार के समक्ष जोखिम का आकलन, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य यूरोपीय संघ के गैर प्रशुल्क उपायों का भारत के निर्यात पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करना है। नॉन टैरिफ मेजर्स सामान्यतः सीमा प्रशुल्कों के अलावा अन्य नीतिगत उपाय हैं। इनका व्यापार पर आर्थिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे उपायों में शामिल है यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट आदि। नॉन टैरिफ मेजर्स को मोटे तौर पर 2 समूहों में विभाजित किया गया है। एक है तकनीकी उपाय, इनमें विनियमन, मानक एवं परीक्षण, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधा उत्पन्न करना आदि शामिल है। वहीं गैर तकनीकी उपायों के तहत मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें कोटा, गैर स्वचालित आयात लाइसेंसिंग और मूल्य नियंत्रण उपाय आदि शामिल है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक वर्ष 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत के प्रभावित क्षेत्रकों से EU
EU को निर्यात 9.5 बिलियन डॉलर का था। जोखिम वाले उत्पादों में वस्त्र, रसायन, चयनित उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद आदि शामिल हैं। यदि CBAM को जोड़ा जाए तो वर्ष 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत के प्रभावित क्षेत्रकों से निर्यात EU को भारत के निर्यात का लगभग 43% है। इस रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई हैं कि अनुपालन आकलन की परस्पर मान्यता विकसित करने के लिए द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों का उपयोग करना चाहिए। नॉन टैरिफ मेजर्स के संबंध में विशिष्ट व्यापार चिंताओं को प्रकट करने के लिए WTO फ्रेमवर्क का उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय मानकीकरण रणनीति 2018 के अनुरूप स्वतंत्र उत्पाद मानकों का विकास करना चाहिए। इसके अलावा नॉन टैरिफ मेजर्स विनियमों का अनुपालन करने के लिए उद्योग जगत को तैयार करने के लिए अनुपालन तंत्र को मजबूत करना चाहिए और निर्यात फर्मों को ऐसे विनियमों के बारे में जागरूक करना चाहिए। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। नारी अदालत मिशन शक्ति के तहत संबल उपयोजना का हिस्सा है। मिशन शक्ति महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत संचालित एक योजना है। मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करना है। नारी अदालत ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ मामलों जैसे कि उत्पीड़न, अधिकारों में कटौती आदि से निपटने के लिए महिलाओं को एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करती है। इस मंच का उपयोग जागरूकता पैदा करने के लिए, जनता से जुड़ने, योजनाओं में सुधार के लिए फीडबैक प्राप्त करने और सेवा के प्रभावी सार्वजनिक वितरण के लिए किया जाएगा। अगली खबर है भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने IUBN CBI की शुरुआत की है। इसे भारत की G20 अध्यक्षता के विकास प्रासंगिक कार्यों को संचालित करने के लिए शुरू किया गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों के साथ भारत की सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को साझा करना है। साझा करने योग्य कार्य हैं सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए G20 कार्य योजना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना आदि। इसमें साझेदार हैं UN इंडिया टीम तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग मंच का लाभ उठाने के लिए साझेदारी करेंगे। ये भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष का भी पूरक होगा। इसके अलावा IUNDPF विकासशील विश्व में ग्लोबल साउथ के स्वामित्व और उसके नेतृत्व में परिवर्तनकारी सतत विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है। अगला टॉपिक है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम। कोफेपोसा अधिनियम 1974 तस्करी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका पर व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए कार्यपालिका को शक्तियां प्रदान करता है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधारणा अनुच्छेद 22 पर आधारित है। यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को तस्करी गतिविधियों में शामिल दोषी व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें कि विदेशी भी शामिल हैं। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई भी आदेश 10 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को प्रेषित किया जाएगा। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे अभ्यास के बारे में। युद्ध अभ्यास 23 ये भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। दूसरा है काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FTX 2023। ये आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। रूस में आयोजित हो रहे इस अभ्यास में भारत भी भाग ले रहा है। अगला टॉपिक है गैलेक्टिक टाइड्स। गैलेक्टिक टाइड आकाशगंगा के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं। ये परिघटना तारों और गैसों के बादलों जैसे आकाशीय पिंडों के बीच अंतःक्रिया के दौरान घटित होती है। ये ज्वारीय बल आकाशगंगा के विकास के अलग अलग पहलुओं को प्रभावित करते हैं। ये आकाशगंगा की संरचना को फिर से आकार दे सकते हैं। ऐसा वे तारे के निर्माण को प्रोत्साहित करके एवं लघु तारा प्रणाली को बाधित करके कर सकते हैं। ये आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को भी प्रभावित करते हैं। खगोलीय विज्ञान में खगोलीय समय में आकाशगंगाओं की जटिल गत्यात्मकता और विकास प्रक्रिया को समझने के लिए गैलेक्टिक टाइड्स को समझना महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक है एफेमेरल्स। एफेमेरल्स कुछ विशेष पादप प्रजातियां हैं। इनके फूल वर्ष में केवल मानसून के दौरान ही खिलते हैं। उदाहरण के लिए ग्राउंड आर्किड, लिली, वाइल्ड याम आदि। ये फूल देसी परागणकों के लिए पुष्प रस यानी नेक्टर और पराग के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इस तरह से ये पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में मदद करते हैं। इन फूलों के खिलने की अवधि मई के अंत में और पूरे जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में होती है। एफेमेरल्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बारहमासी और दूसरे होते हैं वार्षिक। वार्षिक एफेमेरल्स में हर साल नए पौधे उगते हैं। ये बहुत कम अवधि के लिए देखे जाते हैं। ये अपने जीवन चक्र के अंत में बीज का निर्माण करते हैं और अगले वर्ष तक निष्क्रिय बने रहते हैं। बारहमासी एफेमेरल्स में पौधा एक ही होता है, लेकिन इसके अन्य भाग जैसे कि तना, फूल नए होते हैं।
अगला टॉपिक है नीलगिरी ताहर। तमिलनाडु और केरल नीलगिरी ताहर की गणना करने की योजना बना रहे हैं। नीलगिरी ताहर भारत में अन्य समान खुर वाली 12 प्रजातियों में से दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एकमात्र पर्वतीय खुर वाली प्रजाति है। ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ये पश्चिमी घाट का स्थानिक जीव है। इसे स्थानीय रूप से वरयाडू कहा जाता है। इसे पर्यावास की हानि और शिकार से खतरा है। केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में नीलगिरी ताहर की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। IUCN में इसकी स्थिति एंडेंजर्ड की है। वहीं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में नीलगिरी ताहर को शामिल किया गया है। अगला टॉपिक है काओबल गली मुश्कोह घाटी। उत्तरी कश्मीर में स्थित गुरेज घाटी के भीतर ऊंचाई पर मौजूद दर्रों को अब मुश्कोह घाटी से जोड़ दिया गया है। मुश्कोह घाटी द्रास यानी लद्दाख में स्थित है। ये जंगली ट्यूलिप की घाटी के रूप में भी विख्यात है। यहाँ हिमालयन यू वृक्ष मिलते हैं। गुरेज घाटी नियंत्रण रेखा के करीब स्थित है। किशनगंगा नदी इसके कई हिस्सों में नियंत्रण रेखा का सीमांकन करती है। ये कारगिल युद्ध के स्थलों में से एक है। ये कश्मीर की उन बस्तियों में से एक है जहाँ केवल लकड़ी के लट्ठों से निर्मित घरों वाले गाँव मौजूद हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वीरांगना दुर्गावती रिजर्व को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। ये मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। ये रिजर्व भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ये रिजर्व राज्य के 3 जिलों नरसिंहपुर, सागर और दमोह में विस्तृत है। रिजर्व में शामिल क्षेत्र है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य। इस टाइगर रिजर्व के कुछ हिस्से नर्मदा और यमुना नदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। किसी राज्य में नए टाइगर रिजर्व की स्थापना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा शासित होती है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। श्रीमंत शंकर देव ये असम के एक वैष्णव संत, विद्वान, नाटककार और सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। इनका जन्म 1449 में हुआ था। उन्होंने वैष्णववाद के रूप में एक शरण हरि नाम धर्म का प्रचार किया था। इसमें भगवान कृष्ण को परम शाश्वत और एक माना जाता है। उनकी धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह से एकेश्वरवादी थी। उनकी काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष, हरिश्चंद्र उपाख्यान, कुरुक्षेत्र यात्रा आदि है। उन्होंने अंकिया नाट जो कि पारंपरिक असमिया एकांकी नाटक है, इसके अलावा बोरगीत, भावना और सत्रिया नृत्य की शुरुआत की। इसका श्रेय श्रीमंत शंकर देव को ही जाता है। उन्होंने नामघरों की स्थापना की प्रथा शुरू की थी। ये सस्वर, पाठ और प्रार्थना घर हैं। इनकी दृश्य कलाएं हैं सप्त बैकुंठ और वृंदावनी वस्त्र आदि। श्रीमंत शंकर देव में मानवतावाद, अध्यात्मवाद, विज्ञानवाद और समतावाद के मूल्य थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।